हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 10 साइंस की महामैराथन की जो क्लास थी आप लोग उसको देख ही लिए होंगे। नहीं तो आपको ये आई बटन वगैरह जो भी होते हैं ना, इधर लिंक आपको मिल जाएगा, चैनल पे स्वाइप अप करके जा करके देख लो। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, दिक्कत क्या हो गई, इस वीडियो को मैंने शूट कर लिया, ठीक है, लेकिन इसमें वो नहीं आ रहा था, ये वॉइस नहीं आ रही थी, वॉइस इसकी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, एकदम से मतलब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अब इसके बाद फिर क्या करना पड़ा, फिर रीशूट करना पड़ा, मतलब ये वीडियो ना दूसरी मेहनत मेरी ले रहा है ना। तो इस वीडियो को आप लोग सभी लोग लाइक कर देना, ठीक है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, क्लास 10 साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर के देख लीजिए। ठीक है, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन, 40-50 वीडियोज़ वहाँ पर पड़े रखे हैं। ठीक है, जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए हुए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छे चल रही होगी। मैं आपको एक बहुत बिग अपडेट बता देता हूँ कि अभी मैंने इस वीडियो को शूट किया। ठीक है, इस वीडियो को शूट किया तो वहाँ पे देखने को क्या मिलता है कि वीडियो में जो साउंड थी ना, जो वॉइस थी ना, वो बिल्कुल से नहीं आ रही थी, बिल्कुल से ख़राब आ रही थी, है ना। ये जो हमारा माइक था ये सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा था, है ना। आधे घंटे की क्लास है, 25 मिनट की क्लास मैंने शूट किया और ख़राब हो गई पूरी। सच में बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, ठीक है। पुनः मतलब डुबल जोश से फिर हम लोग आए हैं आपको पढ़ाने। कोई बात नहीं, डिलीट हो गई तो क्या हुआ, फिर से पढ़ाएंगे। इसको लगा सर नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हमें क्या, इन्हें क्या पता कि है ना, बायोमन भैया को बच्चों के प्रति कितना प्रेम है। अब हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्या देखेंगे? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची ऊर्जा सामग्री पदार्थ कहाँ से लाते, रासायनिक समीकरण लिखो। ठीक है, 16-18 के अंदर आया था। और मैं बता दूं, ये क्लास 10th बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, इसमें हम लोग सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस है, बायोलॉजी में पूरे नंबर दिलाने की मेरी गारंटी। ठीक है, कैसे गारंटी है, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर लो। एक प्लेलिस्ट है क्लास 10 साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहाँ पर जाकर के चेक कर लो। अगर वो सारे वीडियोज़ तुम देखे हो तो तुम साइंस में ना एक भी नंबर छोड़ के नहीं आओगे, 70 में 70। ठीक है, 70 में 70 नंबर आपको मैं दिलाऊंगा। ठीक है, मेरी गारंटी है। चलो, क्या है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सिर्फ 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है: कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ठीक है, 6 डिब्बा कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और 12 डिब्बा पानी की। ठीक है, और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश मिलकर के खाना बना लेता है। देखो, 6 CO2 और 12 H2O, प्रकाश और क्लोरोफिल मिल करके C6H12O6, 6 डिब्बा पानी और 6 डिब्बा ऑक्सीजन निकाल दिया। ठीक है, देख लो कितना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, प्रकाश संश्लेषण तुम्हें पढ़ के ही जाने, कहीं ना कहीं ये पूछ लेता है। ठीक है, कुछ नहीं तो ये रिएक्शन ही पूछ लिया, बोला चलो ये तुम रिएक्शन बताओ, है ना। याद कर लेना, 6 CO2 + 12 H2O। ठीक है, फिर प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 और 6 H2O 6 O2 बनेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन, ये इसको जूम इन कर लेते हैं। हाँ बस, अगला क्वेश्चन आया, मानव हृदय के बाह्य संरचना। ठीक है, जो ह्यूमन हार्ट है। ठीक है, ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय पर बच्चे मैंने एक अलग से वीडियो बना करके रखा है। आप लोग चाहे तो उस वीडियो को जा कर के देख सकते हैं, वहाँ पर आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जितने भी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं खाली स्ट्रक्चर समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो, ह्यूमन जो हृदय है उसके जो ऊपर वाले भाग होते हैं उनको बोलते हैं आर्ट्रियम, और नीचे वाले भाग को बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल। तो ऊपर होते हैं 2, बायां और दायां, तो बायां आलिंद और दायां आलिंद। ठीक है, नीचे क्या हुए, नीचे हुए बायां नीलय और हमारा हुआ दायां नीलय। ठीक है, यानी कि हार्ट डिवाइडेड बाई
4 चेम्बर। कितने चेम्बर? 4 चेम्बर में ये डिवाइड रहता है। ठीक है, ये वीडियो आप लोग देखोगे तो आपको पूरा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वीडियो कहाँ पे मिलेगा? आप लोग यूट्यूब पर सर्च करोगे। कैसे? पहले आप लोग टॉपिक का नाम लिखोगे, इसके बाद आप लोग बायो अमन ऐड कर दोगे। ठीक है, तो वहीं पर आपको ये वीडियो पूरा वीडियो मिल जाएगा। क्लियर है? चलो, फिर इसके बाद नीचे पाई जाती है पश्च महाशिरा। ठीक है, पृष्ठ महाधमनी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पृष्ठ महाधमनी। इसके बाद इसके ऊपर क्या पाया जाता है? अग्र महाशिरा। इसके बाद महाधमनी चाप, इसको बोलते हैं महाधमनी चाप, और ये है हमारा अग्र महाशिरा। ठीक है, ये क्या है? ये पृष्ठ महाधमनी है और ये पश्च महाशिरा है। ठीक है, ये अग्र महाशिरा है और ये पश्च महाशिरा है। क्लियर है? चले आगे चलें। स्ट्रक्चर याद कर लेना। ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ लेना। ठीक है, इतना वो नहीं रहता, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? अब देखो, अब पॉइंट है हमारा किडनी। किसके बारे में कह रहा है? किडनी के बारे में। किडनी की जो यूनिट होती है, क्या होती है? किडनी की यूनिट होती है, वो होती है नेफ्रॉन, और ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। ठीक है, किडनी क्या करती है? किडनी फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, है ना, यूरिन का फॉर्मेशन करती है, यूरिन का निर्माण करती है। ठीक है, यूरिन का निर्माण कैसे होता है? जो ब्लड में जो अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है, उसी में से छांट के यूरिन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड को हमने बता दिया, ब्लड है ना, तो खून इसमें कहाँ से आएगा? एक धमनी होती है। ठीक है, उस धमनी का नाम है वृक्क शाखा की वक्क धमनी। ठीक है, वक्क धमनी की शाखा जो होती है, वहाँ से ब्लड आता है। किस नलिका के द्वारा? वो आता है अभिवाही धमनिका के द्वारा। ठीक है, अभिवाही धमनिका के द्वारा आता है, और ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं वोमेन ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये इसके अंदर जाता है, ग्लोमेरुलस के अंदर। ठीक है, फिर ये देखिए निकल गया। ठीक है, तो ये जब ग्लोमेरुलस के अंदर जाता है तो क्या होता है? वहाँ पर दबाव पड़ता है, वहाँ पर प्रेशर होता है, और प्रेशर के कारण जो ब्लड में जितने भी अशुद्धियाँ होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं, मतलब निकल के एक ट्यूब में जाते हैं, और उस ट्यूब को बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्लियर है? और फिर ये बोमेन संपुट से छन करके निकल जाती हैं, वो अपवाही धमनिका। ठीक है, एक अपवाही धमनिका में फिर वो छना हुआ जो ब्लड साफ हो गया, वो ब्लड अपवाही धमनिका से होते हुए कहाँ पे जाएगा? वक्क शिरा पर चला जाता है। ठीक है, अब देखो समीपस्थ नलिका से क्या होता है? यहाँ से वो जो बच रहा है, ठीक है, जो पदार्थ ब्लड से निकला है वो यहीं पे नाचता रहता है। फिर वो नाचते नाचते धीरे धीरे से आता है अवरोही नलिका में। कहाँ पे आता है? अवरोही नलिका में, और अवरोही नलिका से आता है हेनले लूप में। क्या आता है? हेनले लूप में। यहाँ से जो पदार्थ ज़्यादा मात्रा में चला गया है उसका यहाँ पे अवशोषण किया जाता है। क्या किया जाता है? वहाँ पर यहाँ पर अवशोषण किया जाता है, और अवशोषण करने के बाद ये जाता है आरोही नलिका में, और आरोही नलिका से ये देखो यहाँ से घूमते हुए घूमते 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 कहाँ पहुँच जाता है? पहुँच जाता है दूरस्थ कुंडलित नलिका में, और दूरस्थ कुंडलित नलिका से सीधे मिलता है संग्रह नलिका में। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है? संग्रह हो जाता है, जो भी निकला यूरिन संग्रह। फिर इसी तरह एक नेफ्रॉन इधर भी है, एक नेफ्रॉन इधर भी है, एक नेफ्रॉन इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, तो सभी लोग यूरिन बनाते हैं। ठीक है, और फिर यूरिन को इस संग्राहक नलिका के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, फिर यूरिन इस संग्राहक नलिका में जब पड़ जाता है तो ये सीधे यूरिनरी ब्लेडर में चला जाता है। ठीक है, तो ये था वृक्क नलिका की संरचना और मूत्र का निर्माण यहाँ पे ऐसे होता है। ठीक है, इसका एक वीडियो हमने अलग से बना करके रखा है, आप लोग उस वीडियो को चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, फुल डिटेल से। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे के पॉइंट है हमारे ये हैं कि शुक्राणु और अंडाणु। आपको पता है कि जो मेल होता है, ठीक है, मेल के अंदर बनते हैं स्पर्म। ठीक है, और जो फीमेल होता है उसके अंदर बनते हैं ओवम। ठीक है, ये जो स्पर्म और ओवम आपस में मिलता है उस क्रिया को बोलते हैं निषेचन, इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, निषेचन। ठीक है, हमको पता है स्पर्म के अंदर भी 23 गुणसूत्र हैं और ओवम के अंदर भी 23 गुणसूत्र हैं। जब ये मिलकर के बनेगा तो क्या बनेगा? 46 गुणसूत्र वाला एक मनुष्य को बनाएगा। ठीक है, ये मेल फीमेल किस में है? ये मानव की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ पे। तो देखो जो शुक्राणु होता है, ठीक है, जो स्पर्म होता है वो एक नर युग्मक होता है। क्या होता है? ये जो स्पर्म है ना, ये एक प्रकार का नर युग्मक है। ठीक है, क्योंकि ये नर के अंदर बन रहा है। बताइए, स्पर्म जो है वो नर ही के अंदर तो बन रहा है, मादा के अंदर थोड़ी ना बन रहा है। अब देखिए जो ये ओवम है ना, ओवम एक मादा युग्मक है। क्या है? ओवम एक मादा युग्मक है।
ओवम कहाँ पे बन रहा है? तो ओवम बन रहा है मादा में, ठीक है। शुक्राणु है इधर अंडाणु, अंडाणु कहाँ बन रहा है? मादा युग्मक, यानी कि स्त्री में अंडाणु बनता है, पुरुष में शुक्राणु बनता है। इतना तो आपको क्लियर हो गया, बताइए इतना क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, नीचे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, कोई दिक्कत नहीं? चलो हम लोग आगे देखते हैं। देखिए इस तरह तो हमने देख लिया कि मानवों में ऐसा होता है, ठीक है, जंतुओं में लगभग ऐसा ही होता है। अब देखते हैं पौधों के अंदर। तो पौधों के अंदर ये वाला पॉइंट है कि जो पुंकेसर होता है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग एंड्रूसियम, क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम, ठीक है। जो एंड्रूसियम होता है ना, वो पौधे के नर जनन अंग होते हैं। एंड्रूसियम क्या होता है? तो एंड्रूसियम पौधे का नर जनन अंग होता है। और एक होता है गाइनोसियम, ठीक है। गाइनोसियम यानी कि स्त्री केसर, और स्त्री केसर क्या होते हैं? पौधे के मादा जनन अंग होते हैं, ठीक है। स्त्री केसर क्या होता है? तो स्त्री केसर पौधे का मादा जनन अंग होता है और पुंग केसर पौधे में नर जनन अंग होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये निषेचन क्या होता है, मैंने वहाँ पे बताया ना फर्टिलाइजेशन। तो ये जो पौधे का जो भैया नर जनन अंग है, क्या है? जो पौधे का नर जनन अंग है, जब ये मादा जनन अंग से मिलता है तो उसी को बोलते हैं निषेचन, और ये एक स्पेसिफिक स्थान पे मिलता है, ठीक है। जैसे आपने देखा कि मानवों में निषेचन कहाँ पे होता है? वो होता है फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, क्लियर है। चलो अब ये निषेचन क्या होता है कि नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है, क्लियर है। कि जो नर युग्मक है, क्या है? नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ जो संलयन की क्रिया है, संलयन की प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है? वो एक सेकंड ना, एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट कुछ हो रहा है, कंट्रोल पैनल नहीं वर्क कर रहा। क्लियर है, ठीक है। जो नर युग्मक है और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहलाती है, क्लियर है। चलिए कभी कभी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा आता है, मुकुलन किसे कहते हैं, है ना। और ये मुकुलन है ना, जो बडिंग है ना, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, ठीक है। वो एक कायिक जनन होता है ना, क्या होता है? कायिक जनन। कायिक जनन पर एक अलग से वीडियो है, और वो वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेलिस्ट पर मिलेगा, नहीं तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना पड़ेगा कायिक जनन बायो अमन, ठीक है। तो वहाँ पर आपको वो कायिक जनन वाला वीडियो मिल जाएगा, क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे मुकुलन से आप क्या समझते हैं, मुकुलन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो देखो मुकुलन क्या होता है, बडिंग क्या होता है। मतलब कि मुकुलन का मतलब उस एक कोई मतलब कि जीव है, उसके शरीर से बड निकलते हैं और वो बड एक जीव का निर्माण कर लेते हैं। कोई शरीर जीव है, फिर बड निकला और ये बड क्या किया? एक जीव का निर्माण कर लिया, ठीक है। तो देखो मुकुलन या फिर बडिंग क्या होता है, मुकुलन या फिर बडिंग क्या होता है। तो इस विधि में क्या होता है? इस विधि में जीव के शरीर पर एक बाह्य वृद्धि विकसित होती है, ठीक है। इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में जीव के शरीर पर एक बाह्य वृद्धि विकसित होती है, जिसे मुकुल या फिर बड कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको मुकुल या फिर बड कहते हैं। एक कोशिकीय जीवों जैसे ईस्ट में केंद्रक के दो भागों में विभाजित होता है, ठीक है। जैसे देखिए एक कोशिकीय जीव है, ये है हमारा ईस्ट के केंद्रक देखिए दो भागों में विभाजित हैं, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है, क्लियर है। ईस्ट के केंद्रक दो भागों में विभाजित होता है तथा यह केंद्रक पहले से बन रही मुकुल में आ जाता है। जो ये देखिए यहाँ पे एक मुकुल बन रहा है, तो यहाँ पे एक केंद्रक क्या हो रहा है? एक केंद्रक की जो मुकुल बन रहा है वहाँ पे ये पहुँच रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो मुकुल बन रहा है उसके अंदर एक केंद्रक पहुँच रहा है, आ जाता है, ठीक है। मुकुल मात्र कोशिका से अलग होकर वृद्धि कर सकता है। फिर यहाँ पे देखो ये अलग एक मुकुल बन गया, ठीक है, और इसके अंदर एक अलग से केंद्रक भी है। ये एक अलग मुकुल बना, इसके अंदर भी केंद्रक है। दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? बताइए। आई होप आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। एक सेकेंड, ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट देखिए, ये यहाँ पे एक केंद्रक है, ये दो केंद्रक हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे मुकुल बना, बड बना, ये देखो एक केंद्रक बना, लेकिन यहाँ पे देखो ये एक केंद्रक अलग बन गया, ठीक है। ये भी मुकुल है, बड है, तो यहाँ पर भी एक केंद्रक अलग बन गया। ये क्या है? संतति केंद्रक है, ठीक है। अब ये उस कोशिका से अलग हुई और जाकर के नया जीव बनाएंगी, ठीक है, नया वो बना लेंगी, नई संतान उत्पन्न करेंगे। तो ऐसे होता है बडिंग, है ना। नई संतान बनाने के लिए इनको बड का सहारा लेना पड़ता है, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है,
यहाँ पे बोल रहा है कि वृद्धि कर सकती हैं और अलग अलग नए मुकुल भी बना लेते हैं। और ये क्या करते हैं, ये अलग अलग जगह पर जा कर के अलग अलग नए मुकुल बना लेते हैं और ये प्रत्येक मुकुल एक जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखो, बहुकोशिकीय किंतु निम्न श्रेणी के कुछ जंतुओं में भी मुकुलन होता है ना। क्या बोला जा रहा है कि कुछ जीव बहुकोशिकीय हैं और कुछ निम्न श्रेणी के भी जंतु हैं जिनके अंदर मुकुलन होता है। ठीक है, जैसे हाइड्रा और स्पंज। क्या है कि जैसे हाइड्रा और स्पंज आदि। ठीक है, इन जंतुओं में मुकुल बहुकोशिकीय होता है। ठीक है, क्या होता है कि इन जंतुओं में जो मुकुल होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। यह पूर्ण वृद्धि, क्या बोलता है कि यह पूर्ण वृद्धि करने पर मात्र जंतु से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाते हैं। जब ये पूर्ण वृद्धि कर लेता है तो ये मात्र कोशिका से अलग हो जाते हैं, अपने माता से अलग हो जाते हैं, मात्र जंतु से अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र होकर के क्या बनाते हैं, एक नया जीव बना लेते हैं। ठीक है, यही है मुकुलन, यही है बडिंग आपका। क्लियर है। चलिए अब अपना टॉपिक आता है परागण। परागण में आएगा स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण मतलब एक पौधा है और उसी पौधे के अंदर परागण हो गया तो बोलेंगे स्वपरागण। ठीक है, एक पौधा है और दूसरे पौधे के साथ उसका परागण हुआ तो बोलेंगे परपरागण। क्या बोलेंगे, परपरागण, दूसरे पौधे का सहारा। क्लियर है। चलो देख लेते हैं कि स्वपरागण और परपरागण की क्रिया। स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, नाम से ही देखो क्लियर है। ठीक है, समझने का प्रयास करो, रटने का प्रयास मत करो, नाम से क्लियर है। स्वपरागण क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, तो एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक, समझना, एक पुष्प के परागकण हैं और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर या कायिक जनन द्वारा तैयार किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो उनका जो परागण होता है वो समान जीवों में होता है, समान पुष्पों में। ठीक है, क्या होता है, समान पुष्पों में। ठीक है, जैसे एक कमल का फूल है, उसके अंदर अगर स्वपरागण हो रहा है तो वो कमल के फूल के साथ ही होगा। ऐसा नहीं कि दूसरे के फूल के साथ परागण कर ले, नहीं, उसी के फूल के साथ और उसी पौधे के अंदर होगा। ऐसा नहीं कोई दूसरा कमल का है उसी के उसमें जा कर ले, नहीं। ठीक है, क्या बोलता है कि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या पौधे में पहुंचते हैं। ठीक है, उसी पुष्प का वर्तिकाग्र होगा या उसी पुष्प का पौधा होगा। ठीक है, जैसे कमल है तो कमल के साथ ही मिलकर के वो कर लेगा अगर आसपास हैं तो। ठीक है, देखिए परपरागण क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो देखो सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होता है, एक नई संतति उत्पन्न होने का एक वो नहीं होता है ना। भैया कमल है, उसी के परागकण मिलते हैं तो भैया कमल ही तो बनेगा, लेकिन अगर दूसरे के परागकण मिलते तो शायद कोई दूसरा कुछ बन जाता। ठीक है, तो परपरागण में एक नई संतान मतलब एक अच्छी जाति का वो नहीं माना जाता है। ठीक है, परपरागण क्या है, तो देखो परपरागण है कि किसी पुष्प के परागकोश से, क्या बोलते हैं कि किसी पुष्प के परागकोश से निकले परागकणों का उसी प्रजाति के किसी अन्य पौधे तक स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परपरागण कहलाता है। ठीक है, यानी कि एक पुष्प है, एक पुष्प के परागकोश से जो परागकण निकल रहे हैं उसी प्रजाति के, ठीक है, प्रजाति बोल रहा है, ठीक है, क्लियर करना। ठीक है, उसी प्रजाति के अन्य पौधे पर, ठीक है, स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है, वो परपरागण कहलाता है। जैसे सरसों, साल्विया आदि। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आता है परपरागण में परागकणों को एक पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प के परागकोश वर्तिकाग्र पहुंचने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अब भैया एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता तो होगी ना। ऐसा थोड़ी ना है कि पेड़न के बीच में एक ट्रेन चलती है ना, वो ट्रेन में सब परागकण बैठ जाएंगे बढ़िया बोरिया बिस्तर लेकर के अपना, है ना, अब पहुंच जाएंगे अपने स्थान पर, ऐसा तो होगा नहीं। तो इनके लिए एक माध्यम चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है, माध्यम चाहिए होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे माध्यम यानी कि एक एजेंट चाहिए होता है। ठीक है, देखो परागकण के यह अभिकर्मक यानी कि यह एजेंट या माध्यम अनेक प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, यह माध्यम क्या होते हैं, अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे जल, वायु, कीट आदि। ठीक है, क्या है, जल, वायु, कीट आदि। फिर देखो इन दोनों ही प्रकार के परागण में स्वपरागण अधिक उपयोगी होता है। ठीक है, स्वपरागण क्या होता है, अधिक उपयोगी होता है, यानी कि उसी पौधा है, उसी पौधे के अंदर परागण आपने करवा दिया, मतलब ये अपने मन से भी परागण हो जाएगा, हवा चलेगी परागण हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है। या फिर पॉलिन ग्रेन्स टूटेंगे फटेंगे तो भी परागण हो जाता है। क्लियर है। चलिए
आगे देखते हैं भैया। अगला पॉइंट है अपना, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल गया आपका, डीएनए वाला है ना, डीएनए आरएनए। तो देखो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन आता है वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब जरूर देना। ठीक है, ये क्वेश्चन की वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल बताओ आप लोग। ठीक है, तो इसका एक मैंने अलग से वीडियो बना करके रखा है। ठीक है, इसका एक अलग से वीडियो बना करके रखा है, हो सकेगा तो आपको आई बटन पर इस वीडियो की लिंक भी मिलेगी, और नहीं तो आप लोग इस वीडियो के लिए प्लेलिस्ट चेक कर लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट पे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। अब देखो पूछ क्या रहा है कि डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक विद्यमान होते हैं, उनके नाम बताइए। तो देखिए डीएनए के अंदर सिर्फ दो प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक विद्यमान होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पेरिमिडिन। ठीक है, इनके अंदर नाइट्रोजनी बेस के अंदर क्या होते हैं? प्यूरिन, यानी कि एक होते हैं, देखो एक होते हैं हमारे एडनिन, दूसरे होते हैं हमारे गुआनिन, तीसरा होता है हमारा साइटोसिन, और चौथा होता है हमारा थायमीन। ठीक है, तो डीएनए के अंदर थायमीन होता है। और इसमें पूछ क्या रहा है, देखो नीचे वाला क्वेश्चन देखो कि आरएनए में पाए जाने वाले 4 नाइट्रोजनी बेसों का नाम बताओ। तो आरएनए के अंदर ये थायमीन नहीं पाया जाता, इस थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। मैंने आपको चिल्ला के बताया था। ठीक है, तो आरएनए के अंदर पाए जाने वाले जो 4 नाइट्रोजनी समक्षार हैं वो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल होते हैं। ठीक है, यूरेसिल याद रखना। ठीक है, यूरेसिल बस क्या होता है? डिफरेंस होता है। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आया जीन क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया जीन क्या होते हैं। जब मैं आपको पढ़ा रहा था वहाँ पे तो मैंने आपको बताया ना, एक हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है क्रोमोसोम। ठीक है, समझना जीन क्या होते हैं। तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए भरा होता है। ठीक है, क्रोमोसोम का पता, क्रोमोसोम किससे मिलकर के बनता है? डीएनए। और डीएनए का जो एक खंड होता है यही हुआ हमारा जीन। और इस जीन के अंदर सारी क्या होती हैं? सूचनाएं होती हैं। क्या होती हैं? इस जीन के अंदर सूचनाएं होती हैं। आपका दिमाग कैसे वर्क करेगा, ठीक है, आपके शरीर का रंग कैसा होगा, आपकी मानसिकता क्या होगी, आपका आकार क्या होगा, आपकी आकृति क्या होगा, सारी सूचनाएं इसके अंदर क्या होती हैं? क्रमबद्ध होती हैं। सारे सूचनाएं इस जीन के अंदर, सारे लक्षण होते हैं। ठीक है, और आपको बता दें जीन की खोज किसने की थी? तो जीन की खोज जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्लियर है? चलो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? जीन क्या होते हैं तथा जीवधारी में कहाँ पे पाए जाते हैं? जीवों में जीन की क्या उपयोगिता है? ठीक है, तो देखो कोशिका के केंद्रक में उपस्थित, क्या बोलता है कि कोशिका के केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्रों की लंबाई में अनेक प्रकार की सूक्ष्म रचनाएं। ठीक है, ये गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? ये जो मैंने आपको बताया, ये गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? ये जो गुणसूत्र होता है बच्चे, ये कोशिका के अंदर पाया जाता है। अगर पूछ लिया कि कोशिका के अंदर कहाँ पे पाया जाता है, तो ये गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के अंदर पाया जाता है। क्लियर है? तो देखो कोशिका के केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्रों की लंबाई में अनेक सूक्ष्म रचनाएं क्रमबद्ध रूप से स्थिति पाई जाती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? क्रमबद्ध रूप से अनेक स्थिति यहाँ पे पाई जाती हैं। फिर देखो इन रचनाओं को जीन कहते हैं, और इन्हीं रचनाओं को क्या बोलते हैं? जीन कहते हैं। मैंने बता दिया जीन कहाँ पाई जाती है। अगर आपसे कोई पूछे दोबारा से जीन कहाँ पाई जाती है तो बता दो, एक कोशिका होती है, हाँ, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, बोलेगा हाँ, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होता है, बोलेगा हाँ, गुणसूत्र के अंदर डीएनए होता है, बोलेगा हाँ, डीएनए का छोटा सा खंड होता है जीन। वो सोचने लगे यार कहाँ से पढ़ के आया भाई तू, बड़े प्यार से बताना कि हल्के में मत लेना, बायोलॉजी हमने बायो 1 पॉइंट से पढ़ रखी है। ठीक है, तुमको तुम्हारा नाम बायोलॉजी से लिख देंगे। ठीक है, ज़्यादा हल्के में ना लेना हमको। क्लियर है? आप लोग हर जगह बायो 1 पॉइंट का बिल्कुल बताते रहिए जोर तोड़ से। ठीक है, कि हम बायो 1 पॉइंट से पढ़ते हैं, हल्के में मत लेना। टीचर को चैलेंज करके आया करो आप लोग। क्लियर है? चलो फिर एक किसी जीवधारी के अनेक लक्षण जीनों द्वारा व्यक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, जो कोई जीवधारी है उसके जो लक्षण है वो जीनों के द्वारा ही व्यक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, जीवधारी के शरीर में प्रत्येक भाग की रचना, आकार, आकृति तथा भौतिक एवं मानसिक व्यवहार उसकी कोशिकाओं में उपस्थित जीनों की विशिष्टता पर निर्भर करता है।
क्या करता है कि उसकी कोशिकाओं में उपस्थित जीनों की विशिष्टता के अंदर निर्भर करता है। ठीक है, सोचो ये टॉपिक मैंने एक बार पढ़ा दिया, दोबारा से हम इस चीज़ को पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है, अब तो ख़त्म ही हो गया। ये आता है मेंडल के नियमों का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए मेंडल ने 3 नियम दिए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, पहला है प्रभाविता का नियम। क्लियर है। दूसरा क्या है, दूसरा है अपन पृथक्करण का नियम, ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा है स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्बमेंट। ठीक है, ये क्या है, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्बमेंट। ठीक है, तो देखो मेंडल के प्रथम नियम, ये जो दोनों नियम थे प्रभाविता और पृथक्करण, ये दोनों नियम मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। ठीक है, और ये जो स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम है ना, ये मेंडल के द्विसंकर संकरण नियम पर आधारित है। किस नियम पर, द्विसंकर संकरण नियम पर ये आधारित है। क्लियर है। तो देखो इस वीडियो में क्या बोला गया कि जो ये मेंडल के दोनों नियम है ना, इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया गया है। ठीक है, और वो वीडियो अपलोड है चैनल की प्लेलिस्ट पर, उसका लिंक आपको आई बटन पर दिख रहा होगा, यहीं पे ऊपर ही दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग जा करके पूरा देख लेना। और उस वीडियो में मैंने बिल्कुल फुल डिटेल से, और मैं गारंटी के साथ पूरे यूट्यूब में चैलेंज देना चाहता हूँ कि इससे अच्छा, इससे बेहतर तरीके से पूरे यूट्यूब पर कोई ना पढ़ाया होगा, है ना। बिल्कुल फुल मस्ती में मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देख लेना, देखो ये कितना इंपॉर्टेंट, 18, 19, 20। ठीक है, मतलब कई साल ये लगातार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को अब देख लेना है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।